Hello students, in the last lecture we finished the question answers of Beehive chapter 3, The Little Girl. Now today we are taking Beehive poem 3, Rain on the Roof. So students, please go to page number 41 of your Beehive textbook. Page number 41 students. Students, I am reading from the introduction paragraph of the poem, the paragraph given in blue color. When the sky is covered with dark clouds and it starts raining, have you ever listened to the patter of the soft rain on the roof? Students, ये पोयम उस जमाने की है जब घर की दीवारों में सीलिंग्स नहीं होती थी, रूफ होते थे. रूफ मतलब आयरन के रूफ, लोहे के रूफ, और उस रूफ के ऊपर जो पैटरिंग साउंड ऑफ द रेन होता है उसकी बात कर रहे हैं पोएट. पैटरिंग साउंड मतलब ऐसे पट 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 ऐसे आवाज आती है, टटर 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 करके, जो लोहे के रूफ्स के ऊपर आवाज आती है, उसकी बात पोएट कर रहे हैं. आज के टाइम पे ऐसे रूफ्स बहुत कम देखने को मिलते हैं. कोई जगहों पे झुपड़पट्टी हो या स्लम एरियाज हो, वहां पे ऐसे घर होते हैं जिन पे छापड़े लगे होते हैं. सो हैव यू एवर लिसन टू द पैटर ऑफ सॉफ्ट रेन ऑन द रूफ्स एंड व्हाट थॉट्स फ्लैश थ्रू योर माइंड एज यू हैव हर्ड दिस मेलोडी ऑफ नेचर. स्टूडेंट्स, मैं अपनी बात करूं तो वेन एवर आई लिसन टू द साउंड ऑफ द रेन इट रिमाइंड्स मी ऑफ माई चाइल्डहुड डेज. जब मैं ऐसे बारिश की आवाज सुनता हूँ ना, थोड़ा कभी मैं कॉन्सेंट्रेट करता हूँ. अभी तो हमारी लाइफ इतनी बिजी है कि हमें मतलब सिटी लाइफ में हमें ज्यादा ये रेन, बर्ड्स, इन सब के साउंड्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करने का टाइम नहीं मिलता है. बट आई हैव अ पर्सनल हैबिट ऑफ वॉचिंग नेचर. मैं थोड़ा ऐसे अकेले बैठा होता हूँ ना, तो आई हैव अ हैबिट ऑफ listening to the bird sounds and listening to the sounds of rain and all that. And it reminds me of my childhood days, my carefree days. And it brings back the old memories. So, some of my thoughts are matching with this poet. मैं ऐसा नहीं बोलना चाह रहा हूं कि मैं पोएट हूं, लेकिन मेरे थॉट्स भी कुछ कुछ इस पोएट से मिलते जुलते हैं. So let's read the poem to find out what the poet is dreaming of while listening to the sound of the rain. So the first paragraph, when the humid shadows hover. So what are humid shadows? Humid shadows actually means dark clouds, right? Humid shadows stands for dark clouds, क्योंकि clouds के अंदर humidity होती है और clouds की वजह से sunlight block हो जाती है. इसकी वजह से इसको humid shadows बोला गया है. hover मतलब move over. hover का मतलब होता है to spread over a large area. तो जब clouds पूरे सिटी के ऊपर spread हो जाए, मतलब humid shadows पूरे सिटी के ऊपर हो जाए, over all the starry spheres means night sky. रात के टाइम पे जब पोएट सोने जा रहा हो
तो रात का सीन इसने कैसे बताया है? स्टेरी स्फीयर्स, मतलब जो रात के टाइम पे हम आसमान को देखते हैं उसमें स्टार्स दिखते हैं, लेकिन ये शेडोज उन स्टार्स को कवर कर देते हैं. एंड द मेलनचोली डार्कनेस जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स. मेलनचोली, मेलनचोली हियर स्टैंड्स फॉर सैडनेस, थोड़ा एक सैड सा फीलिंग. तो डार्कनेस जो है इट इज कंसिडर्ड एज सिंबॉलिक टू सैडनेस. तो जब ये डार्क क्लाउड्स आते हैं और जब पोएट सोने जा रहा हो और अचानक से मौसम एकदम बिगड़ जाए तो पोएट का माइंड जो है वो थोड़ा सैड हो जाता है. क्यों सैड हो जाता है, किसकी याद आती है? दैट वी विल रीड. It gently weeps in rainy tears. Gently weeps in rainy tears. Weeps in. इसका मतलब है क्लाउड्स का रोना. क्लाउड्स जब वीप करते हैं तब बारिश होती है. सो वीप्स इन रेनी टीयर्स का मतलब इट सिंबलाइजेस रेनफॉल इन द फॉर्म ऑफ टीयर्स ऑफ क्लाउड्स. ठीक है, बादलों का रोना, बादलों के आंसू गिरना, दैट इज सिंबॉलिक ऑफ रेनफॉल. व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो. ब्लिस मतलब पीस ऑफ माइंड. स्टेट ऑफ पीस ऑफ माइंड, दैट इज कॉल्ड ब्लिस. पोएट को पीस मिलता है जब वो एक पिल्लो को अपने कान के ऊपर रख देता है. उस पिल्लो को कान के ऊपर रखने से क्या होता है पता है? ये जो पैटरिंग का आवाज जो जोर जोर से टटर 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 ऐसे सुनाई देता है, उसकी जगह पे टटर 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 म्यूजिकल साउंड सुनाई देता है. यूजुअली व्हेन यू आर पुटिंग अ पिल्लो ओवर योर हेड, आप दिवाली के टाइम पे भी आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा, जब बहुत ज्यादा क्रैकर्स का साउंड आता है और आप सोने की कोशिश कर रहे हो, आप सो नहीं पाते, तो एक पिल्लो आप अगर कान के ऊपर रख दो तो क्रैकर्स का साउंड जो है वो सुनाई देता है, लेकिन थोड़ा सॉफ्ट सुनाई देता है, एकदम कान में आवाज नहीं जाती है. So that creates a actually musical effect instead of a noise. So what a bliss to press the pillow of a cottage chambered bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. So यहाँ पे overhead means on the roof. यहाँ पे overhead का मतलब है on the roof. तो ये बोलता है कि it gives him peace of mind when he is putting the pillow and he is listening to the sound of the rain overhead. Second paragraph. Every tinkle on the shingles. Students, shingles क्या होते हैं? Shingles जो होते हैं ये वुडन टाइल्स ऑन द रूफ्स. मतलब ये सपोज जैसे ये घर है तो ये घर के ऊपर ये जो रूफ है समझ लीजिए, तो ये रूफ के ऊपर ये जो रेक्टेंगुलर टाइल्स है, ये रेक्टेंगुलर टाइल्स जो है इनको बोला जाता है शिंगल्स. तो शिंगल्स का मतलब ये रेक्टेंगुलर वुडन टाइल्स विच आर ऑन द रूफ्स. बराबर, इनके ऊपर गिरती हुई बारिश की बूंद
मतलब एवरी टिंकल ऑन द शिंगल, टिंकल मतलब पानी की बूंद, वो जो शिंगल के ऊपर गिर रही है, मतलब वुडन रेक्टेंगल स्पेसेस के ऊपर गिर रही है, हैज एन एको इन द हार्ट, उस बूंद की गिरने की आवाज से दिल से एक एको आता है। एको आपको पता है क्या होता है स्टूडेंट्स? एको मीन्स अ काइंड ऑफ रिपीटिशन ऑफ साउंड। इस पोयम में इसका मीनिंग है कि उसके दिल में पुरानी यादें ताजा होना। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, पोयम थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आप कुछ लिखने का काम कर रहे हो, साथ में आप अगर ये सब नोट डाउन कर रहे हो, प्लीज डोंट डू दैट। दिस पोयम कैन बी अ बिट ट्रिकी टू अंडरस्टैंड। ये पोयम थोड़ी सी डिफिकल्ट है समझने में, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगेन आई एम रिपीटिंग द लाइन्स ऑफ द सेकेंड पैराग्राफ। एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स हैज एन एको इन द हार्ट। एको इन द हार्ट मीन्स रिमाइंडेड ऑफ मेमोरीज इन द हार्ट। Repeated reminder of memories, that is echo in the heart. And 1,000 dreamy fancies into busy being start. Dreamy fancies, fancies मतलब things poet likes to do. ये फैंसीज है, तो ड्रीमी फैंसीज, ड्रीम्स में वो अपनी सारी इच्छाएं पूरी करने के बारे में सोचता है। स्टूडेंट्स, ड्रीम ऐसी चीज है ना जहां पे हम अपनी हर इच्छा पूरी कर सकते हैं। आप ड्रीम देखते होंगे कि यार किसी दिन मैं यूएसए में स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी के पास जाऊं, बराबर। एक्चुअली में आप नहीं गए हो, आपने किसी पिक्चर में सीन देखा होगा, लेकिन आपको ड्रीम ऐसा आएगा कि आप सच में उस स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी के पास खड़े हो सकता है लाइफ में आप कभी वहां पे जाओ ही नहीं, लेकिन ड्रीम में हमारी इच्छा पूरी हो जाती है। तो जो भी चीजें पोएट को अच्छी लगती है वो ड्रीमी फैंसीज उसकी माइंड में बार बार रिपीट होती है जब वो रेन की पैटरिंग को सुन रहा है। And 1,000 recollections मतलब memories, so 1,000 memories weave their air threads into woof, air threads का मतलब यहां पे again rainfall। As I listen to the patter of the rain on the roof। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एयर थ्रेड्स, दैट मीन्स रेनफॉल। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, यू डोंट नीड टू ड्रॉ दिस, ये खाली एक्सप्लेनेशन के लिए है। लेकिन ये जो लास्ट में जो मैंने मीनिंग लिखी है ये आपको लिखनी पड़ेगी। सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन राइट डाउन दिस मच, और ये एयर थ्रेड्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, ये आप नोट डाउन कर दीजिए। Please note down this.
Let's go further. Now in memory comes my mother, as she used in years agone. So, years agone means when she was alive. तो इससे स्टूडेंट्स हमें पता चलता है पोएट को अपनी मरी हुई मम्मी की याद आ रही है, जो ऑलरेडी मर चुकी है. शी इज नॉट अलाइव, वो RIP हो चुकी है. तो years agone मतलब एज हिज मदर यूज टू कम टू हिम इन द years agone, मतलब उन सालों में जब वो जिंदा होती थी तब जैसे वो उसके पास आती थी, वो फील कर रहा है कि मैं अपनी मदर को अपने पास अभी भी मतलब फील कर पा रहा है पोएट. सो नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर एज शी यूज्ड इन years agone to regard the darling dreamers ere she left them till the dawn. Ere means where. डार्लिंग ड्रीमर्स क्या है? डार्लिंग ड्रीमर्स मतलब वो सारे ड्रीम्स जो पोएट को सच करने हैं, तो वो इमेजिन कर रहा है कि वो अपनी मदर के साथ वो सारे ड्रीम्स फुलफिल कर रहा है, राइट? तो ही बिलीव्स कि उसकी मदर जो है वो उसके सारे डार्लिंग ड्रीम्स मतलब जो उसको अच्छी लगती है चीजें, वो सब उसको इच्छाएं उसकी पूरी करने में उसकी मदर उसके साथ खड़ी है. ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी. फॉन्ड लुक ऑन मी मतलब वो ऐसा सोच रहा है कि मेरी मम्मी मुझे देख रही है, प्यार से देख रही है. He could feel her fond look on him. As I list to this refrain, यहां पे refrain का मतलब sound of rain. So as I list to this refrain, list यहां पे मतलब listen. So I listen to this refrain मतलब sound of rain, that is the pattering of the rain on the roof. Which is played upon the shingles. Shingles I have already told you, the wooden rectangles, by the patter of the rain. So students, I hope you have understood the poem. ठीक है, पहले दो पैराग्राफ्स जो है उसमें वो पीस ऑफ माइंड और जो उसको अच्छी लगती है चीजें उनके बारे में बात कर रहा है, और जो थर्ड पैराग्राफ है वो थोड़ा सा सैड है. उसके अंदर पोएट वो अपनी मदर के बारे में सोच रहा है. अगेन मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, फर्स्ट टू पैराग्राफ्स depict the happy mood of the poet while he is listening to the pattering of the rain. In the first paragraph, he is only listening to the soft pattering sound by keeping a pillow on his head. In the second paragraph, he is dreaming all the fancies, the things which he liked to do during his childhood, the good things. And in the third paragraph, he is reminded of his mother who is actually no more, and he feels sad as he listens to the sound of the rain. So please note down these meanings, then we are discussing the question answers.
Now students, on the next page, page number 42, we have thinking about the poem. अब इसमें स्टूडेंट्स ये जो फ्रेजेस है थिंकिंग अबाउट द पोएम में, आंसर 1 जो फ्रेजेस है ये आपको लिखने हैं नोट्स में से। नोट्स की पीडीएफ फाइल जो ग्रुप में अपलोड होगी उसमें से आपको ये फ्रेजेस लिखने हैं, ठीक है। ये मैं डिस्कस नहीं करवा रहा हूं क्योंकि इसमें क्या होता है, अगर आप सब ओन वर्ड्स में फ्रेजेस के मीनिंग लिखोगे तो शायद वो रॉन्ग हो जाए। तो आप नोट्स में से लिखिएगा, नोट्स में से ये फ्रेजेस के मीनिंग जैसे नोट्स में एग्जैक्ट दिए हैं वही आपको कॉपी करके लिखने हैं। नाउ आंसर 2, व्हाट डज द पोएट लाइक टू डू व्हेन इट रेन्स। पोएट को क्या करना पसंद है जब बारिश होती है? तो poet likes to put a pillow on his ears. This makes the sound of rain softer and brings peace of mind to the poet. So students, this is answer 2. The poet likes to put a pillow on his ears. This makes the sound of rain softer and brings peace of mind to the poet. Also, he dreams of 1,000 recollections of his childhood, the childhood fancies. Now we have answer 3. What is the single major memory that comes to the poet, and who are the darling dreamers he refers to? Answer 3. The single major memory So, the single major memory that comes to the poet is of his dead mother. उसकी मरी हुई मदर की मेमोरीज ये पोएट को मेजरली आ रही है। एंड डार्लिंग ड्रीमर्स किसको रिफर करते हैं? डार्लिंग ड्रीमर्स वो सारी मेमोरीज जो वो अपनी मदर के साथ जो अपनी इच्छाएं पूरी करता था, तो उनकी मेमोरीज जो भी अपनी इच्छाएं उसकी है, ड्रीम्स है, वो सब वो सोचता है कि उसकी मदर उसको पूरा करने में मदद कर रही है। तो ही कैन फील द स्वीट मोमेंट्स which he spent with his mother in the childhood, and he fulfilled his dreams of his childhood. So please note down these two answers.
Is the poet now a child and is his mother still alive? So, no. The poet has grown up. His mother is no more. She is dead long ago. ठीक है, तो ये शॉर्ट आंसर है स्टूडेंट्स. आंसर 4. द पोएट इज स्टिल अ चाइल्ड, सो आंसर इज नो. द पोएट हैज ग्रोन अप. और उसकी मदर अभी भी अलाइव है. अगेन आंसर इज नो. हिज मदर इज नो मोर. शी इज डेड लॉन्ग अगो. फिर ये जो क्वेश्चन 2 है, इन सबके आंसर्स स्टूडेंट्स जो है, ये तीनों आंसर्स है. दीज यू हैव टू राइट ऑन योर ओन. ये सब आपके ओन एक्सपीरियंस में है और ये एक्चुअली में एग्जाम्स में नहीं पूछे जाएंगे. दीज आर नॉट फॉर एग्जाम्स, लेकिन सिर्फ प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चन 2 के आंसर्स है. 3 आंसर्स है क्वेश्चन 2 के. जैसे आंसर 1 है, When you were a young child, did your mother tuck you in as the poet's mother did? मतलब जब आप छोटे बच्चे थे तो क्या मम्मी आपको अपने साथ सुलाती थी? तो इसका आंसर तो स्टूडेंट्स एवरीवन विल से कि यस, लेकिन आप इसको ओन वर्ड्स में लिखिएगा. आपके और आपके मदर के मेमोरीज के बारे में, कि जब बारिश हो रही हो और आपकी मदर आपको सुला रही हो, उस टाइम के आपके जो मेमोरीज हो वो आप ओन वर्ड्स में लिख सकते हो. अगेन आई एम रिपीटिंग स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस एग्जाम्स के लिए नहीं है. ये जो क्वेश्चन 2 में जो क्वेश्चंस है 1, 2, 3, ये एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन ये सिर्फ आपके प्रैक्टिस के लिए है. फिर क्वेश्चन 2 है, डू यू लाइक द रेन? अब इसमें अगेन स्टूडेंट्स आंसर्स कैन डिफर. पर्सनली स्पीकिंग आई लाइक द रेन, ठीक है, लेकिन बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो ऐसा बोलते हैं दे डोंट लाइक द रेन, क्योंकि उसकी वजह से वो बिजनेस में नहीं जा पाते, बिजनेस में ग्राहक नहीं आते, स्टूडेंट्स भी कई बार क्लासेस नहीं आ पाते हैं, एंड वाटर लॉगिंग होता है, उसकी वजह से व्हीकल स्लिप हो जाते हैं. वैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको बारिश पसंद नहीं है, और कुछ लोग हैं जो समझते हैं कि फार्मर्स के लिए जरूरी है, खेती के लिए जरूरी है, धरती में पानी जाना जरूरी है. तो ये सब चीजों से देखें तो रेनफॉल इज नेसेसरी ऑल्सो. बेसिकली दिस क्वेश्चन डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. तो इसमें आपका जो थिंकिंग है वो भी आप लिख सकते हो, ठीक है. थर्ड है, डज एवरीबडी हैव अ कोजी बेड टू लाई इन व्हेन इट रेन्स? डज एवरीबडी हैव अ कोजी बेड? स्टूडेंट्स, हम लोग सब बहुत लकी है. यू नो व्हाई? Because we all have bedrooms and very good beds on which we can sleep. But there are many people in our world जो इतने पुअर है, they don't have beds. And खाली people नहीं, मैं तो कहता हूँ एनिमल्स है, बर्ड्स है, they also have to sleep without beds. डॉग्स की हालत आप देखिए, काउस की हालत देखिए जब बारिश होती है. They don't have any kind of cozy beds to sleep. They have to sleep in the rain. They have to get wet in the rain. ठीक है, तो इसका आंसर भी आप ओन वर्ड्स में लिख सकते हो. ऑफ कोर्स इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है, आपके हिसाब से क्या सबके पास कोजी बेड होता है, इसका आंसर हम सबको पता है, आंसर नो ही है. लेकिन क्यों नो है वो आप अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हो. सो स्टूडेंट्स, प्लीज नोट डाउन दिस 4th आंसर. उसके बाद वाले ये जो 3 आंसर्स है वो आप लिखिएगा ओन वर्ड्स. एंड डोंट फॉरगेट टू राइट देम. मैं लिखवा नहीं रहा हूं, उसका एक ही रीजन है, क्योंकि इनके आंसर्स सबके अलग अलग होंगे, ठीक है, अपने एक्सपीरियंस से आपको लिखने हैं, और ये आंसर सभी स्टूडेंट्स के अलग अलग होंगे, इसलिए मैं नहीं लिखवा रहा हूं. बट दैट डजंट मीन आप नहीं लिखोगे, आपको लिखने तो है, बट ऑन योर ओन. So students, with this we are at the end of this poem. In the next lecture we will take up supplementary reader chapter 3.
Till then, goodbye.